Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे आप चैट में कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। और हम बात कर रहे थे सर्वेइंग के बारे में। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सर्वेइंग जो हमारा सब्जेक्ट है हमारे एमपीपीएससी प्रिंसिपल बैच में वो हमने शुरू किया था। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में, और काफ़ी बेसिक सा सब्जेक्ट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जिसमें से यूनिट नंबर 1 के बारे में, जो कि आपका फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे। तो लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट हमने आधी जो यूनिट है वो कवर कर ली थी। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं ताकि जो भी और भी लोग हैं वो जुड़ जाएं, और फिर इसके बाद हम इस यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने सबसे पहले देखा था कि सर्वे का मतलब क्या होता है। सर्वे इज एन आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। सर्वेइंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मीन पॉइंट्स बीनीथ और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सर्वे का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी भी अननोन पॉइंट के बारे में पता लगा रहे हैं, अगर आप किसी भी अननोन पॉइंट के बारे में पता लगा रहे हैं या अननोन लोकेशंस के बारे में पता लगा रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वे। तो सर्वे में बेसिकली दो चीजें होती हैं। पहला तो टू कलेक्ट, पहला क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और सेकंड उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है उसकी मदद से हम कुछ स्टैब्लिश करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम कोई कोऑर्डिनेट्स हमने मान लीजिए कलेक्ट किए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स से जो हमने इंफॉर्मेशन, जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, उसको हम मैप या प्लान के फॉर्म में क्या करेंगे? स्टैब्लिश करेंगे। तो बेसिकली दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ समथिंग। कुछ भी आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्राफ, प्लान, तो अलग अलग फील्ड के रिस्पेक्ट में स्टैब्लिशमेंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो जाती है सर्वे की। जो भी हम डेटा को ऑब्टेन करते हैं उसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, एक तो इन द फॉर्म ऑफ मैप, और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ प्लान। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो डेटा है वो काफी बड़ा है, यानी कि आप एक बड़े एरिया का इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट किया है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ मैप। ठीक है, और अगर आपका जो एरिया है वो अगर छोटा है, और तो उस एरिया का जो इंफॉर्मेशन है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ प्लान। ठीक, अगर हम बात करें मैप की, तो मैप की स्केल क्या होती है? हमेशा छोटी होती है, और जो प्लान की स्केल होती है वो बड़ी होती है। यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम सर्वे में कोई भी प्लॉटिंग करते हैं, कोई भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज ऑलवेज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसका मतलब होता है कि हमेशा आप स्ट्रेट लाइन ही देखेंगे। कभी आपने मैप ऐसे कर्व नहीं देखा होगा, हमेशा स्ट्रेट देखा होगा, तो उसका मतलब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे क्या होता है। तो बेसिकली स्टैब्लिश करना किन्हीं पॉइंट्स को, ठीक है, किसी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना, या कोई आपका प्लॉट है या कोई आपका ग्राउंड है तो उसके डायमेंशंस को मार्कआउट करना, आप एलिवेशन, हाइट, एंगल, डिस्टेंसेस, ये सारी चीजें सर्वेइंग की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो। बाकी अगर हम सर्वे की बात करें तो और भी अलग ब्रांचेस में काफी ज्यादा इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं। देन हमने बात किया था कि क्योंकि हमको सर्वे हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में करना था, तो कुछ हमने अर्थ रिलेटेड बात की थी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे अर्थ का शेप होता है वो क्या होता है? जियोइड। तो जियोइड कोई ऐसा एक फिक्स शेप नहीं होता है, हमने जो शेप है अर्थ का उसी को हमने जियोइड बोल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका क्यूब होता है, दिस इज योर क्यूब, तो वैसे ही जो आपका अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं। वो हमने उसका नामकरण किया हुआ है। ठीक, देन हमारा आता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है अर्थ का, वो बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू आपके नदर्न हेमिस्फीयर से, और जो आपकी पोलर एक्सिस होती है वो छोटी होती है इक्वेटोरियल एक्सिस से। कैलकुलेशन के पर्पज से हम अर्थ को सर्कुलर कंसीडर करते हैं। फिर अगर अर्थ को मैं क्या करूं, एक एक सर्कल से डिवाइड कर दूं, तो जो सर्कल अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उस सर्कल को हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। एंड ऐसे में अगर तीन सर्कल आपस में मिलाऊं, तीन सर्कल अगर मैं अर्थ में ऐसे बनाऊं, तो वो आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करके एक सेंटर में ट्राइंगल क्रिएट करते हैं, दैट इज नोन एज द स्फेरिकल ट्राइंगल। उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की थी। लाइक जो स्फेरिकल एंगल होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज 0 से लेकर 360 होती है, देन उसकी साइड्स 180 से कम होती हैं, और जो समेशन ऑफ एंगल्स होता है तीनों साइड का वो 180 से 540 के बीच होता है।
फिर हमने देखा था कि क्योंकि हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ अगर कंसीडर नहीं करते हैं तो हर 12 किलोमीटर जब हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का एरर आ जाएगा, अगर हम अभी के जो हमारा स्पेसिफिकेशन चलता है उसके हिसाब से। पहले जब हम 260 वाला एरिया जब कंसीडर करते थे, यानी कि जब एरिया 260 से ज्यादा होता था, तब हम जियोडेटिक सर्वे करते थे, तो उस डेटा के हिसाब से आपका हर 18 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, और हर 195 किलोमीटर में 1 सेकेंड, अभी नए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और पुराने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड का जो है हमारा एरर आ जाता है, अगर आप कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे शुरू किया था, जिसमें हम प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली प्लेन सर्वे का क्या मतलब होता है? प्लेन सर्वे का मतलब होता है कि जो अर्थ का कर्वेचर है, जो अर्थ का कर्वेचर होता है वो हमने कंसीडरेशन में नहीं लिया है, और जियोडेटिक सर्वे में अर्थ का जो कर्वेचर है वो हमने कंसीडरेशन में लिया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल, जो हम दो टेबल देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा। वैसे काफी बेसिक है, प्लेन से हमको नाम से ही काफी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि प्लेन का मतलब है तो कर्वेचर कंसीडर नहीं करेंगे, छोटे एरिया का होगा, एक्यूरेसी कम होगी, बेंचमार्क रिक्वायर्ड नहीं होगा, देन आपकी प्लेन टिग्नोमेट्री होगी, और जियोडेटिक में ठीक इसका उल्टा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। देन हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी अलग अलग तरीके से जो हम सर्वे करते हैं अपने अलग अलग पर्पसेस के हिसाब से। जैसे अगर हमको एक वाइड एरिया है उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए जो नेचुरल या मैनमेड फीचर्स हैं, तो उसके लिए हम टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं, जिसका जो आपका स्केल होता है वो काफी बड़ा होता है। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में, तो इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क हम यहाँ पर करते हैं। बाकी हमने स्केल्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि इनकी जो स्केल होती है, ये स्केल का क्या मतलब होता है, आज इस सेशन में खैर हम स्केल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि स्केल का मतलब होता है कि 25,000 पार्ट ऑफ द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड ऑन वन पार्ट ऑफ द मैप, यानी 25,000 पार्ट जो ग्राउंड का होगा वो एक पार्ट आप मैप में दिखाओगे। ठीक है, तो देख रहे होगे कि टोपोग्राफिकल सर्वे में जो हमारा स्केल होता है वो काफी छोटा होता है ना, स्केल छोटा होता है, यानी कि काफी बड़े एरिया को श्रिंक करके हम एक छोटे एरिया में कवर दिखाते हैं, क्योंकि टोपोग्राफिकल सर्वे में हम एक बड़े एरिया का जो भी नेचुरल या मैनमेड फीचर्स होते हैं, जैसे कि वहां पे नदी, पहाड़, ये सब चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। देन हमारा इंजीनियरिंग सर्वे में इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क होता है। कैडेस्ट्रल सर्वे में आपकी जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उनको मार्क करने के लिए हम करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे में आपकी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके लिए हम करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में बेसिकली हम जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए करते हैं, और जियोलॉजिकल सर्वे में डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो यहां तक हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप ही मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उससे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी अगर अभी यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है उनको कवर करते हैं। तो अगर एक क्लियर है तो आप क्लियर कमेंट कर दीजिए, तो फिर हम आगे 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 कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पहले क्या होता था कि ये जो मैंने आपको जियोडेटिक और प्लेन सर्वे बताया, तो पहले जो हमारा स्पेसिफिकेशन था उसके हिसाब से जब आपका एरिया 250 से कम होता है तब हम प्लेन सर्वे करते थे, और एरिया 250 से अगर ज्यादा होता था तो हम जियोडेटिक सर्वे करते थे। पर इसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, अब ये जो डेटा है इसको चेंज कर दिया गया है। अब 195.5 से अगर एरिया ज्यादा होता है तो हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, और अगर एरिया हमारा 195.5 से कम है तो हम प्लेन सर्वे करते हैं। तो अगर आप पुराने डेटा के हिसाब से देखेंगे, यानी कि 250 जब हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप 250 के ऊपर जियोडेटिक कर रहे हैं तो हर 18 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर आता है। कर्वेचर की मदद से क्या होता है कि जैसे अर्थ, आपका अर्थ क्या है, कर्व है।
आपका अर्थ जो है वो कर्व है, ठीक है, इस तरीके से आपका अर्थ जो है वो कर्व है। लेकिन जब हम छोटे एरिया को कंसीडर करते हैं तो इस कर्वेचर को कंसीडर ना करते हुए हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस को नाप लेते हैं। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर कोई चीज कर्व होगी तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा, पर हमने कर्वेचर को तो कंसीडर नहीं किया है। तो जब हम हर 18 किलोमीटर को मेजर करेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर का एरर आ जाएगा। और अगर हम नए एरिया के हिसाब से जब हम 195.5 लेते हैं अगर, तो 195.5 के हिसाब से अगर आप 12 किलोमीटर मेजर करोगे तो उसमें 1 सेंटीमीटर का एरर आ जाता है। देखिए जैसे हमारा सर्वे ऑफ इंडिया होता है तो उसके हिसाब से कंसिडरेशन है, ठीक है। तो पहले की कंसिडरेशन हम लेते थे 260 के हिसाब से, फिर उसको मॉडिफाई कर दिया गया, ठीक है, जैसे हमारे मॉडिफिकेशंस होते हैं उस तरीके से मॉडिफाई किया गया। तो पहले जो क्वेश्चंस बनते थे, इसलिए मैं आपको ये दोनों बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में हमको 260 दे देता है कि किस में आप कर्वेचर को कंसिडर, अगर कब आप ज्योडेटिक सर्वे करोगे और कब आप प्लेन सर्वे करोगे। तो अगर एरिया की वैल्यू कभी कभी हमको 195.5 ऑप्शन में नहीं देता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पर अभी जो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होगा तो वो 195.5 ही देगा आपको। पर पहले जो आपकी पुरानी बुक्स हैं या पुराने जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 250 होता था। चलिए, तो शुरू करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अभी तक हमने दो क्लासिफिकेशन कवर किए। पहला क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर, अगर कर्वेचर ऑफ द अर्थ को कंसीडर किया जाए या ना किया जाए तो उसके हिसाब से हमारा पहला क्लासिफिकेशन। देन हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी अलग अलग जो हमारे पर्पसेस होते हैं उसके हिसाब से हम अलग अलग तरीके के सर्वे करते हैं। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं। सर्विंग में हमारे पास बहुत तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आप सर्वे करते हो तो उसके हिसाब से हम उस सर्वे का नाम दे देते हैं। तो पहला हमने कल डिस्कस किया था वैसे, जिसमें हमने बात की थी चेन सर्वे के बारे में। अगर आप चेन की मदद से सर्वे कर रहे हो, जैसे कि आपके अलग अलग जगह का जब आप सर्वे करते हो तो आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है ना। कभी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको लेंथ को मेजर करना है, कभी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको एंगल्स को मेजर करना है, कभी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको वर्टिकल हाइट को मेजर करना है यानी हाइट को मेजर करना है, कभी आपको होगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, उसके हिसाब से आप अलग अलग सर्वे करोगे। तो ऐसा सर्वे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कि जब प्लॉट्स होते हैं तो उनकी हम मार्किंग करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं। हम एक बड़ा सा टेप लेते हैं और वन पॉइंट और जो भी हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको हम स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो इस तरीके के सर्वे जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ को मेजर करते हैं, कोई भी एंगल्स को मेजर नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चेन सर्वे। और जब ये हम चेन सर्वे करते हैं तो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। पहला होता है आपका टेप और दूसरा होता है आपका चेन, ठीक है। और जो आपकी सेकंड यूनिट होगी वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर होगी, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में, ठीक है। और यहां पे हमने देखा था कि जो आपका टेप होता है, क्योंकि उसमें लीस्ट काउंट टेप का कम होता है, तो आप छोटी छोटी वैल्यूज को भी मेजर कर सकते हो। तो इसलिए ज्यादा बेटर होता है या ज्यादा एक्यूरेसी होती है, बेटर तो हम नहीं बोल सकते, पर ज्यादा एक्यूरेसी होती है इसकी चेन से। अगर हम बात करें चेन की, तो चेन इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें करेक्शन हमको कम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट जब लीनियर मेजरमेंट में पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम उसको डिटेल में देखेंगे। सेकंड तरीके का आपका सर्वे होता है, सेकंड का जो आपका सर्वे होता है वो होता है कंपास सर्वे। तो बेसिकली कंपास सर्वे में क्या होता है कि हम एंगल्स को भी मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई प्लॉट है, ठीक है, ये आपका प्लॉट है। तो पहला तरीका हो सकता है कि ए और ये जो बी पॉइंट है इसके बीच का सिर्फ और सिर्फ आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट, और वो आ जाता है आपका चेन सर्वेइंग के अंदर, ठीक। लेकिन हो सकता है कि आपका ये ए और बी लाइन और ये ए और सी लाइन के बीच का आप एंगल भी कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो अगर आप एंगल्स भी कैलकुलेट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अगर एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हो, किसकी मदद से, कंपास की मदद से। तो अगर आप एंगल्स कैलकुलेट कर रहे हो कंपास की मदद से, ठीक है, और जो लेंथ है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो किसकी मदद से, टेप की मदद से। लेंथ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो टेप की मदद से, तो इस तरीके के सर्वे को हम बोलते हैं कंपास सर्वे। अब यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है और गलती क्या होती है। मैक्सिमम जो यहां से गलती होती है वो ये होती है कि हमसे पूछेगा व्हाट इज कंपास सर्वे, और आपको दो ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। पहला आपको बोल सकता है कि अ सर्वे इन विच
एंगल्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास, पहला ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन में आपको बोल सकता है कि आ सर्वे इन विच एंगल्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड लेंथ इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेप। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि यहां पे आप एंगल तो कंपास से मेजर करते हो पर लेंथ भी कैलकुलेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम फिर से किससे मेजर करते हैं, टेप से ही मेजर करते हैं। तो ऐसा सर्वे जिसमें आप लेंथ टेप से मेजर कर रहे हो और एंगल्स कंपास से मेजर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कंपास सर्वे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका लेवलिंग। तो लेवलिंग का मतलब होता है जब आपको वर्टिकल हाइट्स, जैसे कि ये पेन है, इसकी मुझे हाइट निकालना है, तो इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए जो मैं सर्वे परफॉर्म करूंगा किस इंस्ट्रूमेंट से, मेरे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको मैं बोलूंगा लेवलिंग। तो लेवलिंग इज बेसिकली जब हमको जैसे अलग अलग ग्राउंड, कोई आप ग्राउंड का आपने टेरेन देखा होगा, इस तरीके से कोई ग्राउंड हो सकता है, ठीक है, या इस तरीके से ग्राउंड हो सकता है। तो आपको ये आपने एक ए पॉइंट पकड़ा, ये बी पॉइंट पकड़ा, ये सी पॉइंट पकड़ा, ये डी पॉइंट पकड़ा, ये ई पॉइंट पकड़ा, तो ये अलग अलग पॉइंट्स के क्या करना होता है, आपको आरएल लेने पड़ते हैं, जिसको हम रिड्यूस लेवल बोलते हैं, वो हम आगे और चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमको इसकी हाइट पता करनी होती है, पर हाइट के लिए हमको कोई रेफरेंस तो चाहिए ना, तो रेफरेंस जो हम लेते हैं वो सेंटर ऑफ द अर्थ लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द अर्थ के रेफरेंस में हम यहाँ पे हाइट्स कैलकुलेट करते हैं और फिर ये जो अर्थ का रेडियस है इसको माइनस कर देते हैं, तो ये टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ से हमको क्या मिल जाता है इस पॉइंट का। देखिए आपका बेसिकली जो हमारा रेफरेंस होता है यहाँ पे, जब हम हाइट्स कैलकुलेट करते हैं तो रेफरेंस हमारा होता है मीन सी लेवल, जिसको हम बोलते हैं एमएसएल। एमएसएल क्या होता है, मीन सी लेवल। तो मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग हाइट्स को पता लगाते हैं, किसकी मदद से, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, मतलब एक तो हो सकता है कि कोई बिल्डिंग है तो उसकी हमको हाइट निकालना है, पर आपने देखा होगा, मतलब नहीं भी देखा हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम कोई भी इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है उस पर्टिकुलर साइट का लेवल उठाना, जिसमें हम अपना ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम एक हमारे पास डंपी लेवल होता है और एक हमारे पास टिल्टी लेवल होता है, तो इस डंपी लेवल की मदद से हम अलग अलग पॉइंट्स पे उनकी जो हाइट है वो पता करते हैं। तो ऐसा हम इसलिए पता करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जमीन इस तरीके की है, ठीक है, पर अगर आपको इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है तो आपको जमीन तो ऐसी चाहिए होगी, है ना। आप इस तरीके की जमीन पे जो इंक्लाइंड है उस पे घर नहीं बना सकते, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। क्या फिल करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सॉइल फिल करनी पड़ेगी, या आपको यहाँ पे मुरुम फिल करनी पड़ेगी। तो उस मुरुम को फिल करने के लिए जो क्वांटिटी लगेगी मुरुम की, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो आप लेवल की मदद से कर सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका 10 मीटर की हाइट पे है या 10 सेंटीमीटर की हाइट पे है, और ये वाला 4 सेंटीमीटर की हाइट पे है, तो आपको पता चल गया कि ये इसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पता होगा आपको, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा के ये वाला एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, और इतना ही एरिया के रिस्पेक्ट में आपको जो फिल है मटेरियल वो यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस तरीके से मतलब ये हमारा एप्लीकेशन होता है आपका लेवलिंग का। तो बेसिकली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हाइट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, एलिवेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। देन आता है आपका थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि देखेंगे, अगर आप चेन और टेप के बारे में बात करें या जो हम कंपास के बारे में बात करें, तो ये थोड़े से ओल्ड स्कूल हो जाते हैं, यानी काफी पुराने चीजें हैं। और अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा साइंस है वो तरक्की कर ही रहा है, तो उसके लिए अब हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मदद से आप डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि आपको जाके हर जगह जाके एंगल्स मेजर करना पड़ेगा, एक जगह आप खड़े होके अलग अलग पॉइंट्स के एक फिक्स रेफरेंस से क्या कर सकते हो, एंगल्स को मेजर कर सकते हो। मान लीजिए आपका फिक्स रेफरेंस है, तो यहां से इस एंगल को आप मेजर कर सकते हो, यहां से इस पॉइंट के एंगल को आप मेजर कर सकते हो। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप हॉरिजॉन्टल एंगल, इस तरीके के जो एंगल होते हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल एंगल बोलेंगे ना, 3D में अगर हम देखें तो ये आपके जो ये जो आपके हॉरिजॉन्टल एंगल है और ये जो आपके वर्टिकल एंगल है, इन दोनों एंगल्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो एक ही साथ विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट सर्वे। तो थियोडोलाइट सर्वे क्या होता है, थियोडोलाइट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से आप हॉरिजॉन्टल एंगल, ये जो आपके इस डायमेंशन में जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एंगल, साथ ही साथ जो आपके वर्टिकल एंगल्स हैं इन दोनों को आप कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ कंपास से इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो भी ज्यादा होती है, और इसको ऑपरेट करना भी इजियर होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो डायरेक्टली आप जो आपके वेरियस पॉइंट्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। देन होता है आपका टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है, टैकोमीटर भी आपका एक तरीके का थियोडोलाइट ही होता है, पर इसमें ईडीएम भी लगा होता है। अब ईडीएम क्या होता है, देखिए देखिए इमेज भी आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपको सिमिलर ही दिख रही होगी। तो टैकोमीटर और थियोडोलाइट ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। ये जैसे हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन होता है ना किसी भी चीज का, एडवांस वर्जन है ना, तो ये आपका एक नीचे वाला वर्जन है, इसका अपग्रेडेड वर्जन आपका टैकोमीटर हो गया। अब टैकोमीटर से क्या होता है कि आप एंगल्स तो कैलकुलेट कर सकते हो, साथ ही साथ आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि एक ही जगह खड़े होके, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, यहां पे आप खड़े हो और इन दो पॉइंट्स के बीच का आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इस टैकोमीटर से यहां पे खड़े आप
इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आपने अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का आपको, इस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ तक का जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस आपको मेजर करना है। तो पहले तो हम क्या करते थे, पहले हम यहाँ पे टेप पकड़ेंगे, एक टेप यहाँ से पकड़ते पकड़ते आगे जाएंगे और दूसरा टेप हम यहाँ पे पकड़ेंगे, फिर हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये हमारा पुराना तरीका था। अब हम क्या करते हैं कि हम सीधे सीधे एक टैकोमीटर लाते हैं और इस टैकोमीटर पे एक यहाँ पर क्या रखते हैं, स्टाफ रखते हैं और स्टाफ से इसको देखते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर पे हम एडजस्टमेंट किए होते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक लेंस लगा होता है इसके अंदर। तो इस लेंस, जैसे आपने पबजी भी में अगर देखा होगा तो हमारे पास एक ऐसा क्रॉस आयर होता है, तो इसके अंदर एक ऐसा क्रॉस आयर होता है और ये क्रॉस आयर, यहाँ पे जब हम क्रॉस आयर को देख रहे हैं तो क्रॉस आयर से जब हम इस लेवल को देखते हैं तो इस लेवल पे ये क्रॉस आयर दो पॉइंट्स पे कट करेंगे। उन दो पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, क्योंकि ये जो आपका लेवल होता है इस पे भी बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उन दो पॉइंट्स के बिहाफ में हम जो डिस्टेंस होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेपरेट आपका चैप्टर है टैकोमीटर, तो वहां पे हम और अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक आप इतना समझिए कि टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप एंगल के साथ साथ डिस्टेंसेस को भी कैलकुलेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, आप एक हॉरिजॉन्टल एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, वर्टिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो और वर्टिकल डिस्टेंस। तो यानी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से आप पूरी की पूरी सर्विंग परफॉर्म कर सकते हो। सारी चीजें आप इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो। ठीक है, देन होता है आपका प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप एक ही साइड पे खड़े ही खड़े आपने जो ऑब्जर्वेशन ली है ना, क्या होता है कि जैसे हम लेवलिंग कर रहे हैं या टैकोमीटर लिए तो हम डेटा को ऑब्टेन करते हैं कि पर्टिकुलर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे इतना है, ये एंगल इतना है। उसके बाद एक हमारे पास फील्ड बुक होती है, उसमें हम सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। फिर हम अपने ऑफिस में आते हैं और उन डेटा को हम स्टैब्लिश करते हैं और एक मैप या प्लान को प्रिपेयर कर लेते हैं। पर अगर हम प्लेन टेबल को यूज कर रहे हैं तो ये हमको डेटा को फील्ड बुक में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम जो भी पॉइंट्स को देख रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स को, हमारे पास एक टेबल होती है, उसके ऊपर क्या लगी होती है, एक शीट लगी होती है और उस शीट पे डायरेक्टली हम जो जो पॉइंट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं उनको वहीं के तुरंत मार्क करते हैं और वहीं के वहीं तुरंत के तुरंत अपना प्लान बना लेते हैं, है ना। तो ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, कुछ इसके एडवांटेज है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये भी आपकी एक अलग से यूनिट है जिसके बारे में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि एक प्लेन टेबल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप रीडिंग, शिफ्टिंग और साइटिंग तीनों एक साथ करते हो। यानी रीडिंग भी कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को आप शिफ्ट भी करके दूसरी जगह की रीडिंग भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप प्लॉटिंग भी वहीं पे वहीं कर रहे हो, जो भी आपका मैप है उसको आप वहीं का वहीं बना ले रहे हो। और लास्ट होता है आपका फोटोग्रामेट्री। तो इसमें आप सर्वेइंग करते हो विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स। आप ड्रोन्स यूज कर सकते हो, प्लेन्स यूज करते हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में हम फोटोग्रामेट्री को यूज करते हैं, जिसमें हम ऊपर जाते हैं और फोटोग्राफ्स की मदद से पूरे एरिया को क्या कर लेते हैं, सर्वे कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इजियर होता है हमारे लिए और एकदम एक्चुअल जो हमारा वहां का टेरेन है वो हमको पता चल जाता है। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ सर्वे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो बताइए। देखिए, अगर आप इंटरेक्शन रखेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ही के लिए बेनिफिशियल, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अगर क्लियर है तो आप बता सकते हो ताकि हम जल्दी से कवर कर पाए, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, है ना। अगर हम सर्वेइंग करते हैं तो कुछ हमारे ऐसे रूल्स होते हैं ना, जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो कुछ हमारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना ही करना है, चाहे नो मैटर व्हाट। उसी तरीके से हमारे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम एक्चुअल कंडीशन में साइट के हिसाब से बात करें तो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर मैं अभी बेसिकली हम एग्जामिनेशन से ज्यादा रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन की हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता ही है। तो बात होती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, है ना। तो दो प्रिंसिपल होते हैं यहाँ पर। हमेशा पहला प्रिंसिपल होता है सर्वे में कि हमेशा हम होल टू पार्ट,
टू पार्ट का मतलब यह है कि पूरे से थोड़े की तरफ आइए, पूरे से थोड़े की तरफ आइए। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ग्राउंड है, तो अगर हम इसमें एक पर्टिकुलर इतना पॉइंट लिए, तो हमेशा हम ये जो पूरा है, ये जो हमारा पूरा है, इससे हम थोड़े की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। और सेकंड होता है कि अगर आप किसी भी थर्ड पॉइंट को लोकेट कर रहे हो, तो कम से कम आपको दो पॉइंट्स, दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस थर्ड पॉइंट के रिलेटेड, ठीक है। वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हम क्यों करते हैं? हमेशा हम पूरे से आधे की तरफ या कम की तरफ क्यों बढ़ते हैं? तो इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए आप कोई ग्राउंड पे हो, ठीक है, और आप सर्वेइंग परफॉर्म कर रहे हो, ठीक। अब आपके पास दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। या तो आप क्या करिए, आप सेंटर से सर्वे करना चालू करिए, और जैसे हमने इनको अलग अलग इस तरीके से तोड़ दिया है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में तोड़ना पड़ता है जब हम सर्विंग करते हैं। तो अगर हम चेन सर्विंग कर रहे हैं तो उनको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में हम जो हमारा एरिया उसको तोड़ लेते हैं। अब जब हम इसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में तोड़ते हैं, तो बेसिकली आपके पास एक तरीका है कि आप यहां से इस तरफ इस डायमेंशन में आगे बढ़िए, ठीक है। मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर एरिया का कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपके पास पहला तरीका है कि यहां से आप यहां की तरफ आगे बढ़िए, ठीक। तो हो सकता है कि आपने यहां पे एक छोटी सी एरर कर दी, तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे वो छोटी एरर क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, है ना। तो हमारा काम थोड़ा जो खराब था वो आखिरी में जाते जाते बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर की एरर की, तो वो 1 सेंटीमीटर आगे जाते जाते इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कहो 1 मीटर बन जाए, है ना। तो हमारे जो एरर है वो छोटा एरर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहला पहला रीजन यही है कि हमेशा हम होल से पार्ट की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर आप इधर से उल्टे डायरेक्शन में अगर आ रहे होंगे, तो अगर आपने कोई एरर की होगी तो वो आगे आते 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 और छोटी होती जाएगी, आगे आते आते क्या हो जाएगी, वो और छोटी होती जाएगी। तो बेसिकली यही हमारा पहला प्रिंसिपल होता है कि ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पूरे से आप आधे की तरफ आइए, ताकि आपके जो चांसेस ऑफ एरर हैं या जो भी आपकी एरर है, चांसेस ऑफ एरर नहीं, जो भी आपकी एरर है वो लिमिटिंग होती जाए, वो कम होती जाए और छोटी होती जाए। अगर आपने कोई एरर कर भी दी है तो वो आगे आते आते और कम होती जाए, बढ़े ना। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। ये क्लियर है कि हम होल टू पार्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि हम एरर को कम करना चाहते हैं। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, तो कोई अगर हमने यहाँ पे बड़ी मतलब कोई एरर कर दी होगी, तो आगे आते 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 वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई छोटी एरर की होगी, तो वो हम जैसे की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो वो छोटी एरर क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, वी ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको कभी भी थर्ड पॉइंट को स्टैब्लिश करना है, आपके पास दो पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपको थर्ड पॉइंट को स्टैब्लिश करना है, तो कम से कम आपके पास दो डेटा होने चाहिए। अब दो डेटा, जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, ये आपके पास ए और बी पॉइंट है। अब आपको सी पॉइंट को स्टैब्लिश करना है, क्योंकि सर्वे में हम क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उन इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, फिर स्टैब्लिश करते हैं। तो अगर आप किसी भी थर्ड पॉइंट को अगर आप स्टैब्लिश कर रहे हो, तो वो हमेशा आपके पास कम से कम दो मेजरमेंट्स होनी चाहिए। या तो आपके पास दो साइड्स का डिस्टेंस, जैसे आपके पास ए और बी है ना, ए बी पॉइंट है, तो आपको ए से सी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए और बी से सी तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। या फिर आपको ए बी और ए सी का डिस्टेंस पता होना चाहिए, या फिर आपको बी सी और सी ए का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो कम से कम अगर आपको दो साइड्स पता हो, तभी आप थर्ड साइड को क्या कर पाओगे, स्टैब्लिश कर पाओगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका आपके पास ये भी है कि अगर आपके पास एक साइड है, तो अगर दूसरे साइड का आपको एंगल भी पता है, तो भी आप उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को स्टैब्लिश कर सकते हो। या तीसरा तरीका है कि आपके पास दो एंगल पता हो, ठीक है, आपको बी से सी का एंगल पता हो और आपको सी से ए का एंगल पता हो। तो अगर आपको दो एंगल पता है तो भी आप उस थर्ड पॉइंट को स्टैब्लिश कर लेंगे, या एक एंगल और एक साइड पता है तो भी आप उस थर्ड पॉइंट को स्टैब्लिश कर लेंगे, या फिर आपके पास दो अगर साइड्स का डेटा है तो भी आप थर्ड साइड को स्टैब्लिश कर लेंगे। तो जब भी हमको थर्ड पॉइंट या कोई अननोन पॉइंट को स्टैब्लिश करना है, तो एटलीस्ट हमारे पास दो डेटा होने चाहिए। यही बोलता है आपका सेकंड प्रिंसिपल कि ऑलवेज लोकेट अ थर्ड पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। कम से कम आपके पास दो मेजरमेंट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। पहले वाले में आपकी जो एरर है वो लिमिट हो जाती है, और सेकंड वाले प्रिंसिपल से आपके चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है किसी पॉइंट के बारे में, दो इंफॉर्मेशन है, तो अगर एक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत भी हुई तो दूसरी इंफॉर्मेशन से आप उसको सुधार सकते हो, है ना। सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है तो फिर हम हवा में काम कर रहे होंगे, है ना। अगर मुझे ये मान लीजिए तीन पॉइंट है मेरे पास, जैसे मान लीजिए ए
बी और सी पॉइंट है, मुझे ए से सी तो पता है कहां पे है, ठीक, पर मुझे ये नहीं पता कि सी से बी कहां पे है या ए से बी कहां पे है। तो फिर मैं थर्ड पॉइंट को स्टैब्लिश कैसे करूंगा? तो अगर मुझे या तो ए से सी तक का डिस्टेंस पता हो, तो यहाँ ए से बी तक का डिस्टेंस पता हो तो मैंने बी पॉइंट स्टैब्लिश कर दिया। अब इन दो पॉइंट्स को तो मैं मिला ही दूंगा। या मेरे पास अगर ए पॉइंट है और ए से सी तक का मेरे पास साइड पता है, और अगर मुझे ए से बी का एंगल पता है, ये वाला अगर मुझे ए से जो बी का एंगल है पर्टिकुलर रेफरेंस में क्या एंगल है, अगर मुझे ये पता है तो भी मैं बी पॉइंट को स्टैब्लिश कर लूंगा। या मुझे ए से सी का एंगल और ए से बी का एंगल पता है तो भी मैं पूरे जो अननोन पॉइंट्स हैं उनको स्टैब्लिश कर लूंगा। तो मेरे पास कम से कम दो मेजरमेंट होना जरूरी होता है। क्लियर है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली जो आपका पहला प्रिंसिपल है इसमें वो कैसे घुमाता है, जैसे आपका वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट है तो आपको ऑप्शन में दे देगा पार्ट टू होल। द प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज, तो एक ऑप्शन में आपको दे देगा पार्ट टू होल, एक ऑप्शन में दे देगा आपको होल टू पार्ट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा हमको पूरे से छोटे की तरफ आगे बढ़ना है ताकि हमारे एरर जो है वो लिमिट हो जाए, एरर हमारी बढ़े ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम काफी कंफ्यूजन होता है हमें और जिनको हम एक ही समझ लेते हैं, वो होता है आपका प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ठीक है, हम जब प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो हमारा ये प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी आप अननोन पॉइंट को स्टैब्लिश कर रहे हो, कोई भी अननोन पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो तो सही गैदर करो। ऐसा तो नहीं कि गलत सलत आप मेजर करके ले आए तो वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, तभी तो हम उसको परफॉर्म करेंगे और उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे साइट पे। तो हम ये सोच लेते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक ही होती है। तो अगर आपको डिफरेंस पता हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी? चलिए, तो प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी भी काम को आप जब दोहरा रहे हो तो पहली बार आपने जैसे उस काम को किया और आपकी वैल्यू 10 आई, और अगर आप दूसरी बार भी उस काम को परफॉर्म कर रहे हो और आपकी वैल्यू 10 ही आ रही है, और तीसरी बार भी आप काम को उस परफॉर्म कर रहे हो तो 10 ही आ, जैसे मैंने आपको बोला कि एक ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, आप इसका बीच का डिस्टेंस को मेजर करके लाइए। तो जब आप पहली बार उस डिस्टेंस को मेजर करने गए तो आपने मुझे बताया कि इनके बीच का पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। मैंने बोला एक बार और जाइए। आप जब दूसरी बार गए तो आपने बताया कि कितना है, आपने बताया कि 10.1 मीटर है। ठीक है, तीसरी बार आप गए और आपने मुझे बताया कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.9 मीटर है। तो तीनों बार आपने अलग अलग वैल्यू पर बहुत पास पास ही आपने वैल्यू जो है वो बताई, लेकिन जो एक्चुअल डिस्टेंस था ए और बी के बीच का वो था 20 मीटर। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना था 20 मीटर, पर आपने कितना रिपोर्ट किया 10 मीटर। तो इस केस में आपका प्रिसीजन बहुत अच्छा था पर आपकी एक्यूरेसी बेकार थी। क्यों एक्यूरेसी बेकार थी? क्योंकि जो रियल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, उससे जो आपका डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है। जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे जो आपका डेविएशन है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपकी जो खुद की रीडिंग्स हैं उसमें डेविएशन बहुत कम है। तो अगर हम उसी काम को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं और वो जो रीडिंग्स आ रही हैं वो बहुत पास पास हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा प्रिसीजन क्या है, ज्यादा है। और अगर वो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके भी पास है तो हम ये बोलेंगे कि हमारी एक्यूरेसी भी हाई है। तो ये क्लियर है कि एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि सही वैल्यू के आप कितना पास हो, और प्रिसीजन का मतलब होता है कि अगर आप बार बार किसी काम को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे हो तो वो वैल्यूज आपकी कितनी आसपास आ रही है। देखिए, इसको आप समझिए, आपने डार्ट गेम सुना होगा या आर्चरी देखा होगा, है ना? तो आर्चरी में हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर हम डार्ट फेंकते हैं या हम एरोज फेंकते हैं। तो मान लीजिए आपका बुलजाई है सेंटर पे, ठीक। अब इस बुलजाई में आपने निशाना लगाना शुरू किया, ये जो आपका बुलजाई है इस पे आपने निशाना लगाना शुरू किया। तो आपने देखा कि हर बार आपने जो पॉइंट्स मारे वो कहां पे मारे, एक ही पास में मारे, लेकिन जो आपका एक्चुअल टारगेट था उससे वो पॉइंट्स काफी दूर है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रिसीजन है वो तो काफी अच्छा है, पर यहाँ पे जो आपकी एक्यूरेसी है वो खराब है। ठीक है, सेकंड आपने क्या किया, एक ये आपका मान लीजिए प्लेयर नंबर 1 था, सेकंड प्लेयर आया, उसने भी फिर से वो डार्ट को मारा, उसने देखा कि उसने हर पॉइंट पे अलग अलग मार दिया, है ना? पूरे के पूरे जो बोर्ड है उसमें सब जगह उसने मार दिया, तो यहाँ पे सेंटर में एक भी नहीं मारा,
ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी कम है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो तो अचीव हुआ नहीं, साथ ही साथ उसका प्रिसीजन भी कम था, हर बार उसने अलग अलग जगह जो है वो इंप्लीमेंट किया। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, सत्यनारायण आप भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, और राघवेंद्र आप भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपकी जो सेम वैल्यू है अगर वो बार बार रिपीट हो रही है, दैट मीन्स आपकी जो प्रिसीजन है वो काफी अच्छा है, और अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू से वैल्यू बहुत पास है, दैट मीन्स आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक है। थर्ड एग्जांपल में देखिए, जैसे प्लेयर नंबर 3 था, तो उसने सेंटर पे ही सारे डार्ट मारे, यानी उसका प्रिसीजन भी अच्छा था और एक्यूरेसी भी अच्छी थी। और एक प्लेयर था फोर्थ नंबर का प्लेयर, जिसने मारे तो सारे सेंटर के पास, लेकिन वो आपस में रीडिंग्स काफी दूर दूर थी, तो यानी उसकी प्रिसीजन खराब थी और एक्यूरेसी अच्छी थी। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझ सकते हो। तो इसको समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम सर्विंग कर रहे हैं तो हमारे ये बेसिक नीड होती है, बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा प्रिसीजन भी अच्छा हो और हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी हो, ताकि कोई भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम सही कलेक्ट करें, है ना, गलत करेक्ट ना कर लें। चलिए, नेक्स्ट होता है आपका एरर और करेक्शन। अब बेसिकली सर्विंग क्या होता है, सर्विंग आपका बेसिकली होता है एप्टीट्यूड, जिसमें आप अलग अलग पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। अगर इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करोगे तो कुछ एरर भी होंगी, उन एरर को हमको सही भी करना होगा। ठीक है। तो यही आपका पूरा सर्विंग का जो, अगर हम बोले हार्ट ऑफ सर्विंग, तो एरर एंड कनेक्शन इज योर हार्ट ऑफ सर्विंग, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी सर्विंग को करते वक्त हमारी क्या एरर आ सकती हैं और उनको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। तो हर यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि जब हम चेन मेजरमेंट चेन सर्विंग कर रहे हैं तो कैसे एरर आ जाएगी, उसको करेक्ट कैसे करें। अगर हम लेवलिंग कर रहे हैं तो कौन सी एरर आ सकती है, उसको करेक्ट कैसे करें। तो अलग अलग जगह हमको एरर और करेक्शंस के बारे में पता होगा, तभी हम हमारी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाएंगे, है ना। तभी हम क्या कर पाएंगे, जो हमारा डेटा है उसको सही से निकाल पाएंगे, उसको सही से ऑब्टेन कर पाएंगे। तो एरर क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। एरर यानी कि गलती। ठीक है। अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक आपने सुना होगा एरर और एक आपने सुना होगा मिस्टेक। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि एरर और मिस्टेक में क्या फर्क है, एरर का क्या मतलब होता है और मिस्टेक का क्या मतलब होता है, या दोनों एक ही होते हैं। एरर और मिस्टेक एक ही होते हैं, ये बता सकते हो आप, क्या डिफरेंस है, या एक होते हैं, या कुछ भी जो भी आपको पता हो इनके बारे में। देखिए, जो एरर होती है वो छोटी होती है। ठीक है। अगर आपने कोई गलती की, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करने को बोला, ये आपका ए पॉइंट था और ये आपका बी पॉइंट था। तो अगर आपने जो डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर था और आपने 9.95 मेजर किया, तो इसको हम बोलेंगे एरर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मिस्टेक थी वो बहुत छोटी थी। और मैं आपको बोल रहा हूं ए से बी पॉइंट आप मेजर करके लाइए जो 10 मीटर था, और आपने मेजर कितने करके लाया, आपने मान लीजिए 1 मीटर मेजर करके ले आए, तो ये क्या हो जाएगी, मिस्टेक। तो जब आपकी जो एरर है वो बड़ी है या आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो उसको हम मिस्टेक बोलते हैं, जब आपकी गलती जो है वो छोटी है तो उसको हम एरर बोलते हैं। ठीक। और इस एरर को जब हम रिमूव करते हैं तो रिमूवल ऑफ एरर क्या होता है, आपका करेक्शन होता है। ठीक। तो एरर क्या होता है, आपका मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। जैसे मान लीजिए, इसको इसी तरीके से समझते हैं, आपके दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ये आपके दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक। एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में जो ए और बी के बीच का वैल्यू था वो 10 मीटर था, पर आप कितना मेजर करके लाए, 9 मीटर। तो आपकी मेथड वैल्यू कितनी हो गई, 9 मीटर। ट्रू वैल्यू कितनी थी, 10 मीटर। तो एरर कितनी की है, 9 - 10, यानी कि -1। तो -1 मीटर की एरर है, -1 मीटर की एरर है। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सा आपका मैथ है कि अगर आपने 10 मीटर की लाइन थी, आपने 9 मीटर नाप के ले आओ, तो एरर कितने की कर दी आपने, 1 मीटर। तो कितना एरर क्या था आपका, -1। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, +1। तो एरर एंड करेक्शन आर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। अगर एरर नेगेटिव होगा तो करेक्शन पॉजिटिव होगा, करेक्शन पॉजिटिव होगा तो एरर नेगेटिव होगा, है ना। या आपका एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन नेगेटिव होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं या अपोजिट होते हैं। ठीक है। देखिए, जानबूझ के तो हम मिस्टेक नहीं करते, है ना, मिस्टेक तो हम
होती है, जानबूझ के कोई मिस्टेक क्यों करेगा। लेकिन अगर हमारी कोई केयरलेस, जो बड़ी केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई बड़ी गलती हो जाती है तब हम उसको मिस्टेक बोलते हैं, है ना। मिस्टेक का मतलब ही क्या है कि हमने जानबूझ के नहीं किया ना, जानबूझ के अगर किया है तो वो मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। तो जानबूझ के नहीं करते, पर अगर बड़ी गलती करते हैं तो वो मिस्टेक होती है। छोटी गलती अगर होती है जो कि जो हमारी हमारी केयरलेसनेस की वजह से ना हुई हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्राउंड कंडीशन ही ऐसी होती हैं कि कुछ एरर्स हो जाती हैं, यानी छोटी छोटी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसमें हमारी गलती नहीं होती। वो हो सकता है कि रिफ्रैक्शन हो जाए या रिफ्लेक्शन हो जाए, उसकी वजह से हो गई हो, तो वो हमारी एरर होती है। और अगर हम बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, बहुत हमने अच्छे से काम नहीं किया है, नींद में हम जाके काम कर रहे हैं, तो उन टाइम पे हमारे से मिस्टेक हो जाती है, मतलब जब बड़ी गलती हो जाए, ठीक है। तो एरर क्या होता है आपका, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यानी कि आपने जो वैल्यू मेजर की उसको आप अगर ट्रू वैल्यू से माइनस कर दोगे तो आपको एरर। देखिए, ये फॉर्मूले से नहीं भी समझना है तो ये तो नॉर्मल सा बेसिक आपका मैथ्स है कि अगर कोई लाइन थी 10 मीटर की, आप 9 मीटर नाप के ले आए, तो यानी कि 1 मीटर की आपकी गलती हो गई, यानी एरर क्या है, -1 की। करेक्शन क्या करना है, अगर आपको 9 मीटर को 10 मीटर करना है तो उसमें +1 कर देना होगा, तो ये आपका करेक्शन हो गया। हो सकता है कि वो 10 मीटर की थी और आप यहाँ पर 11 मीटर नाप के ले आए, वो 10 मीटर थी और आप यहाँ पर 11 मीटर नाप के ले आए, तो 11 माइनस 10 क्या हो जाएगा आपका, 1। तो अब एरर क्या है, +1 की, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, -1 का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, करेक्शन। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेथड वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, करेक्शन, ठीक है। एरर क्या हो गई आपकी, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन क्या हो गया आपका, ट्रू वैल्यू माइनस मेथड वैल्यू। जैसे ट्रू वैल्यू आपकी 10 मीटर थी, मेथड वैल्यू आपकी 9 मीटर थी, तो करेक्शन कितने का हो जाएगा आपका, 1 मीटर का, और एरर कितनी हो जाएगी आपकी, -1 मीटर की। क्लियर है, एरर और करेक्शन ये आपका हार्ट ऑफ सर्विंग है, हर जगह आपको यही लगेगा, ठीक है। एरर और करेक्शन ही से ही हम बाकी चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे, तो ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो इसको आप याद रख सकते हो। एरर को पकड़ो, ठीक है, ई, एम और टी। सबसे पहले आपका ई आता है अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें, फिर आपका एम आता है, जैसे ई का नंबर कितना होता है 5, एम का कितना होता है आपका 13, ठीक है, और टी का कितना होता है आपका 20। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि ई इक्वल्स टू एम माइनस टी, मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। खैर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या होता है एरर, तो मेथड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, यानी ई एम टी। और इसी को उल्टा कर दीजिए तो आपको करेक्शन मिल जाएगा। करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू वैल्यू माइनस मेथड वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब एक आता है आपका एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन मेजरमेंट। कितनी एक्यूरेसी हमको मेजरमेंट करने टाइम पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि गलती नहीं होंगी, जब भी हम कोई काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी, है ना, ये तो फिक्स है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसी गलती करें या इतनी इस तरीके से स्केल को सिलेक्ट करें कि जो हमने गलती की है वो मैप में आए ना। जी हाँ, जैसे हमने कोई ग्राउंड को हम नापने गए तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हम स्केल को सिलेक्ट करें कि अगर हम 5-10 सेंटीमीटर की एरर कर देते हैं तो वो मैप में पकड़ में ही ना आए। अब ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट है। हाँ, एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई मैप बनाते हैं और ग्राउंड में अगर कोई पॉइंट को हमने ए से दर्शाया है, कैपिटल ए से, तो मैप में वो पॉइंट स्मॉल ए बन जाता है ना। तो हमेशा मैप में हम स्मॉल नॉमेनक्लेचर को यूज करते हैं, जो आपके स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और अगर हम बात करें मैप मतलब ग्राउंड के बारे में, तो उसमें हम कैपिटल जो होते हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2 पॉइंट थे, ए से लेकर बी, ठीक है। उन पॉइंट का, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि हम इसी को लेकर ही हमेशा सर्वे करेंगे, यही हमारी स्केल होगी, नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी स्केल यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द सर्वेयर, वो कौन सी स्केल यूज करेगा, कैसे स्केल यूज करेगा, वो उसके स्केल, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट है, इनके बीच का जो मैप पे डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का। एक्चुअल सॉरी, मैप पे नहीं, ग्राउंड पे। एक्चुअल पे जो ग्राउंड में इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो है 2.5 सेंटीमीटर का। अब हमने स्केल सेलेक्ट की है 1/100 की, यानी कि जो आपका एक पार्ट होगा मैप का वो 100 पार्ट ऑफ द ग्राउंड के बराबर होगा, ठीक है। मैप का एक पार्ट 100 पार्ट ऑफ द ग्राउंड के बराबर होगा, ठीक है। 1 पार्ट ऑफ द मैप विल बी इक्वल्स टू 100 पार्ट ऑफ द ग्राउंड। तो अगर मैं 2.5 सेंटीमीटर है जो है, मैंने स्केल क्या यूज किया 1/100 की, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ऑफ ग्राउंड, ठीक। तो 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द मैप कितना होगा ग्राउंड पे, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड कितना होगा मैप पे। तो इसको डिवाइड बाय आपका कर दीजिए 100, इसको आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25, ठीक है। 0. सॉरी, इसको आप 100 से तो 0.025,
2.5 को अगर आपको दिखाना है किस पे, मैप पे, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द मैप इक्वल्स टू 100 पार्ट ऑफ द ग्राउंड। तो इसको जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.025 सेंटीमीटर। यानी अगर आपको जो ग्राउंड पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस था वो अगर मैप पे दिखाना है तो वो कितना कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उनके मैप में कितना डिस्टेंस होगा उन दोनों पॉइंट के बीच में, 0.025 सेंटीमीटर का। इसको अगर मैं mm में देखूं तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, 10 mm होता है। तो इसको अगर हम mm में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 mm। तो जब मैं इसको यहां पे ग्राउंड पे दिखाऊंगा तो मुझे यहां पे सिर्फ क्या मिलेगा, 0.25। आप समझ रहे हैं, 1 mm का भी चौथा पार्ट, 1 mm कितना छोटा होता है, उसका चौथा पार्ट, यानी कि ये जो आपको पेन दिख रहा है इसके निब के बराबर। तो इसके निब के बराबर आपका यहां पे पॉइंट आएगा। अब मुझे आप बताइए, अगर मैंने 2.4 सेंटीमीटर की एरर कर दी, 2.4 सेंटीमीटर की एरर कर दी और मैंने 1/100 की स्केल यूज की है, तो क्या वो एरर मेरे मैप पे आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि पॉइंट से छोटा कोई चीज तो मैं बना ही नहीं सकता ना। अगर दो पॉइंट को मुझे दिखाना है, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को दिखाना है तो मिनिमम मैं एक पॉइंट बना सकता हूं, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं पॉइंट से दिखा रहा हूं। अब इससे छोटा डिस्टेंस तो मैं दिखा ही नहीं सकता ना, पॉइंट से छोटा मैं क्या बना दूंगा। तो इस तरीके से मुझे स्केल को सेलेक्ट करना है, या इस तरीके से मुझे स्केल को बनाना है कि अगर कोई मेरी एरर हो भी जाए तो वो, अगर कोई छोटी एरर हो जाए ना, बड़ी एरर तो दिखेगी। अगर आप बोलो कि मैंने 10 मीटर की एरर कर दिया और वो मैप पे ना दिखे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कोई छोटी एरर की है तो वो मेरे मैप पे ना दिखे। अगर ग्राउंड पे मैंने कोई छोटी एरर की है तो वो मेरे मैप पे ना दिखे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पढ़ने का मेन मकसद हमारा क्या था कि आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम विड्थ या मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है जो हम मैप पे दिखा सकते हैं। तो आपके पेन के नोक के बराबर हम मिनिमम डिस्टेंस अपने मैप पे दिखा सकते हैं, और वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 0.25 mm। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। तो इट इज इक्वल्स टू 0.25 mm या 0.025 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई इट बाय 10 की पावर -3। क्लियर है यहां तक, ये क्लियर एक्यूरेसी हमको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से स्केल को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपका स्केल ऑफ द मैप, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आपका जो स्केल का, अगर मान लीजिए अभी इतनी ज्यादा हम स्केल का जो डिस्कशन कर रहे हैं, कोई डाउट रह भी गया होगा तो यहां से वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्केल ऑफ अ मैप, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस पहली यूनिट का, पर थोड़ा सा बड़ा है तो टाइम लगेगा, लेकिन ये लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम 5 तरीके की स्केल्स के बारे में बात करेंगे, जो अलग अलग तरीके की स्केल्स हम सर्विंग में यूज करते हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, स्केल आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1/100 ही यूज करना है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया 1/100। वो डिपेंड करता है आपके ग्राउंड कंडीशंस के बारे में। एक बहुत बड़ा एरिया को अगर आपको मैप में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए हम मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का अगर आपको मैप बनाना है तो आप 1/100 की स्केल यूज नहीं कर सकते, आपको और बड़ी स्केल यूज करनी पड़ेगी, 1/1 लाख, 1/10,000, 1/10 लाख। तो वो डिपेंड करती है आपकी स्केल किसी भी एरिया पे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि किस तरीके से आप स्केल यूज कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि कोई छोटी एरर अगर आप कर रहे हो 2.5, 2, 3 सेंटीमीटर की, तो वो आपके मैप पे ना आए, बस यही मतलब था। ठीक है, और दूसरा मेरा मकसद था वहां पर आपको जो मिनिमम हमारा डिस्टेंस होता है जो हम मैप पे दिखा सकते हैं उस वो बताना, जो कि आपका होता है 0.25 mm। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एप्टीट्यूड का वाला ही काम है कि किस तरीके से हम स्केल सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि किसी एरिया, किसी डिस्टेंस को जब हम मैप पे लेकर जा रहे हैं तो एरर कम से कम कर पाए। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वो आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब आप सर्वे करोगे, तब ये सारी चीजें और हमारे अच्छे से आ पाती हैं हैबिट में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं आया तो लास्ट में हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। अगर आप रुकिएगा फिर हम एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे। So I mean, if we have to show 25 centimeter from ground on map, then what should be the scale initially? So as it depends on the ground conditions, right?
कि अगर आपकी जो ग्राउंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आप स्केल सेलेक्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप 1/100 की स्केल यूज करो, ठीक है। स्केल आपकी डिपेंड करती है आपकी ग्राउंड कंडीशंस पर। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि इतनी ही स्केल आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर वहां पे जिस तरीके का डायमेंशंस हैं, लेंथ है, उसके हिसाब से ही आप स्केल को यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं, जैसे अगर मान लीजिए आपने स्केल 1/1 का यूज किया है, तो फिर तो आपको 2.5 सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा ना ग्राउंड पे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने स्केल 1/1 का यूज किया होता, यहाँ पे अगर स्केल आपने 1/1 का यूज किया होता, तो फिर तो ये 2.5 सेंटीमीटर यानी कि जो ग्राउंड का था वो आपके 2.5 सेंटीमीटर ऑन मैप हो जाता, फिर तो आपको दिखाना पड़ता। हाँ, अगर आपका सेम साइज का है, जिस साइज का आप डायमेंशन मान लीजिए मैप, जिस साइज का आपका मैप है उसी साइड का आपका एक्चुअल एरिया भी है, उतना ही आपका ग्राउंड भी है, तो आप सेम डायमेंशन यूज कर सकते हो। या उसने पॉइंट है, जैसे आपने स्केल 1/1 की यूज किया तो आप सेम डायमेंशन यूज कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले आती है आपकी स्केल का मतलब क्या होता है। स्केल का मतलब होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी मैप में वो डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए हम इसको सेंटीमीटर पे लेकर चलते हैं, तो मैप में जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर है और ग्राउंड पे वो कितना है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप विल बी इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये आपका एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपका एक मैप है। अब इस ग्राउंड में दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 100 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको मैप में कन्वर्ट करोगे, इसको जब आप मैप में कन्वर्ट करोगे, तो उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस मैप के बीच में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप विल बी इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो 100 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड। तो आपका स्केल क्या होता है, मैप पे वो डिस्टेंस कितना है और ग्राउंड पे वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक हो जाएगी इसकी महात्मा गांधी, मैप अपॉन ग्राउंड, ठीक है, mg। तो स्केल इक्वल्स टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। अब अलग अलग तरीके की हमारे पास स्केल होती है। सबसे पहले होती है हमारे पास आरएफ स्केल। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो आरएफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें आप रेशियोज में दिखाते हो, कि जैसे आपने लिखा है, यहां पर लिखा है 1 सेंटीमीटर बाय 1000 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर ऑफ द ग्राउंड, यानी 1000 सेंटीमीटर जो ग्राउंड पे है वो मैप में कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से होगा, यानी जो ऊपर का आपका रेशियो है और जो आपका नीचे का रेशियो है वो सेम है। यानी ऊपर अगर आप सेंटीमीटर में बता रहे हो, तो नीचे भी आप किस में बता रहे हो, सेंटीमीटर में ही बता रहे हो, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि ऊपर मैं सेंटीमीटर में बताऊं और नीचे किस में बताऊं, मीटर में बताऊं, लेकिन हम आरएफ में सेम रेशियो रखते हैं, ऊपर और नीचे दोनों क्या रखते हैं, सेम रेशियो यूज करते हैं और हमेशा अपॉन में लिखते हैं वैल्यूज को। तो ये हो गई हमारी पहले तरीके की स्केल, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट होती है हमारी इंजीनियरिंग स्केल। तो पहला तरीका हो गया कि मेरे को अगर स्केल बतानी है तो मैंने ऐसे लिख दिया 1/100, तो इसको हम बोलेंगे आरएफ। दूसरा मैं बता दूं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। जैसे मैंने मान लीजिए मैप बनाया, ठीक है, ये किसी भी चीज का मैंने मैप बनाया और नीचे मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। तो यहाँ पे जब मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे नापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा क्या होगा, 10 मीटर है ना। अब देखिए, मेनली एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आता है कि स्केल की जरूरत ही क्या है, स्केल क्यों यूज करना मुझे। तो स्केल जब हम साइट पे काम कर रहे होते हैं और हमारे पास किसी भी प्लॉट का क्या आता है, डायमेंशन आता है, और हमारे पास एक प्लान आता है जब, तो प्लान में जैसे आपको पता है कि ये फाउंडेशन जो है उसमें बनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमको एक फाउंडेशन बनानी है, ठीक है। अब उस फाउंडेशन में मान लीजिए मैंने यहाँ पे लेंथ और विड्थ मेंशन करना भूल गया हूँ, किसमें, प्लान में, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं स्केल लाऊंगा, एक पेपर जो हम स्केल नॉर्मल यूज करते हैं, उस स्केल को यहाँ पर रखूंगा और नाप लूंगा कि ये लेंथ कितनी है, और यहाँ पे वो गया होगा कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वो किसके मीटर हो, मान लीजिए वो 1 मीटर के बराबर है, और मैंने यहाँ पे नापा और मुझे ये टोटल लेंथ मिली कितनी, 5 सेंटीमीटर की। तो मैं समझ जाऊंगा कि यानी जब मैं इसको ग्राउंड पे बनाऊंगा तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर।
तो ये आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है स्केल का। इसी तरीके से जब मैंने इसकी विड्थ नापी तो मान लीजिए विड्थ आई 2 सेंटीमीटर, तो मुझे यहाँ पे पता है कि 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर है, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका 2 मीटर के बराबर होगा किस पे, ग्राउंड पे। तो मैं बता सकता हूं कि ये जो मेरे मैप पे 2/5 सेंटीमीटर की दिख रही है, एक्चुअल पे ये ग्राउंड में कितने की होगी, 2 इंटू 5 मीटर की। तो ये आपका स्केल का यूज होता है। ठीक है, इसमें पहला तरीका होता है हमारे पास आरएफ का, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसमें आप रेशियोज में चीजों को बता रहे हो। सेकंड है आपका इंजीनियरिंग स्केल, जिसमें आप डायरेक्ट क्वांटिटीज को लिख दे रहे हो कि हाँ 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका 10 मीटर के बराबर है। पर ये जो दोनों स्केल है ना, ये फिर भी आपने कहीं पे, जब आपने इंडिया का मैप देखा होगा, मैं इंडिया का मैप आपके लिए लेके भी आया हूं, इंडिया का मैप देखो आप, यहाँ पे आप इसमें स्केल देखो, तो ना तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू मान लीजिए 1000 मीटर है, ना तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, ना तो यहाँ पे ऐसा लिखा है। ये दोनों स्केल यहाँ पर क्यों यूज नहीं हुई है, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे जब हम स्केल देख रहे हैं तो इस तरीके से स्केल क्यों बनी है। देखिए इसमें आप देख सकते हो कि जो इतना पार्ट है, अगर यहाँ पे आप इतना पार्ट देख रहे हो मैप में, तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका 230 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी इतना पार्ट, स्केल से आप इतना पार्ट नापो और मैप पे यहाँ पे आप अगर इतना पार्ट नाप रहे हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप डिस्टेंस चाहते हो तो कितना होगा, वो 230 किलोमीटर का होगा। ठीक है, इसके आगे फिर आप जाओगे तो ये एडिशनल 230 किलोमीटर का होगा। तो यहां से आप समझ रहे हो कि मैप को किस तरीके से, हम स्केल को किस तरीके से यूज करते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर ये क्यों नहीं लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10,000 मीटर, या 10,000 100 किलोमीटर, या हमने इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। इस तरीके से हमने यहाँ पर स्केल क्यों यूज नहीं की, ये क्वेश्चन है मेरा। तो ये क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं कि ऐसा हमने क्यों किया है, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्यों हमने यहाँ पर ये, इस स्केल को हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल, ये जो स्केल यहाँ पर बनी है उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। तो यहाँ पर हमने ग्राफिकल स्केल क्यों यूज की है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, इसका आंसर ये है कि जो आपकी इंजीनियरिंग स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वाली स्केल होती है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका मैप श्रिंक कर गया, पहले के टाइम पे जैसे हमारे मैप बनते थे कॉटन पे बनते थे, तो कॉटन क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 1950 में मैप बनाया और आज आप 2020 में उस मैप को पढ़ रहे हो कॉटन के कपड़े के ऊपर, तो वो कॉटन का कपड़ा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने पहले जब मैप बनाया होगा, मान लीजिए पहले आपने मैप बनाया इस तरीके से, ठीक है, और आपने बता दिया कि हाँ इतना पार्ट, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो आपने बता दिया कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप इक्वल्स टू 1000 मीटर, या 1000 मीटर, या आप बोल सकते हैं, चलिए हम ले लेते हैं इसको 100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ द मैप इक्वल्स टू 100 मीटर ऑफ द ग्राउंड। ये आपने देखा 1950 में। ठीक है, 1950 में आपने मैप बनाया। अब हम आ गए 2023 में, ये जो मैप है ये श्रिंक हो गया। ठीक है, ये मैप श्रिंक होके ऐसा हो गया, 2023 में ये श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, कपड़ा जो था वो श्रिंक हो गया मैप का। लेकिन अभी भी आपकी स्केल तो सेम ही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे मैप के नीचे लिखी हुई है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, तो ये लिखावट तो चेंज नहीं होगी ना, भले ही साइज छोटा हो जाएगा, जो जो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है वो थोड़ा छोटा दिखने लगेगा हमको, पर रहेगा तो यही 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। अब यहाँ पे 1950 में मैप बन गया, जिनने बनाया वो चले गए। अब 23 में कोई आया और उस मैप को पढ़ रहा है, अब हमने देखा कि हाँ यानी 1 सेंटीमीटर जो था वो किसके बराबर है, 100 मीटर। तो देखिए 1 सेंटी, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग हमको ये 13 सेंटीमीटर का दिख रहा है मैप, है ना, 13 सेंटीमीटर का। तो टोटल अगर मैं इसका पैरामीटर यहाँ पर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, वो 1300 मीटर। ठीक है, अब जब मैं इस वाले मैप में, क्योंकि अब मेरे पास तो ये वाला मैप नहीं है एक्चुअल में, प्रेजेंट कंडीशन पे मेरे पास तो 2023 में छोटा मैप है जो कि श्रिंक हो गया है। अभी भी मुझे लगेगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 पार्ट का है, तो फिर मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर देखूंगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 9, चलिए 9 आया। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर का आया।
अब एक्चुअल में जो मुझे एरिया दिखेगा, जो मैं यहाँ पे रीड करूंगा, वो कितना रीड करूंगा, 900 mm, 900 मीटर। पर क्या ग्राउंड एक्चुअल में श्रिंक किया होगा? ग्राउंड तो उतना ही होगा जितना वो 1950 में था, 2023 में भी ग्राउंड उतना ही होगा। तो ग्राउंड तो श्रिंक नहीं करेगा, तो ग्राउंड तो आज भी 1300 मीटर का होगा। पर इस इंजीनियरिंग स्केल, या अगर मैं यहाँ पे आरएफ भी यूज करता, 1 सेंटीमीटर बाय 10,000 सेंटीमीटर भी लिखता, अगर मैं आरएफ भी यूज करता तो भी सेम गलती होती। एक्चुअल में जो मेरा 1950 में मैप था, अगर वो श्रिंक कर गया तो ये उसको अकाउंट में नहीं ले रहा है, ये श्रिंकेज को अकाउंट में नहीं ले रहा है। तो मेरी जो एक्चुअल डायमेंशन है वो बदल जाएंगी, किसमें, मैप में, पर ग्राउंड में तो नहीं बदलेंगी। तो मेरी यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसकी वजह से जब भी आप इंडिया का मैप देखते हो तो आप क्या देखते हो, ग्राफिकल स्केल। क्योंकि ग्राफिकल स्केल में अगर श्रिंकेज होगा तो ये स्केल भी श्रिंक कर जाएगी। पहले अगर ये स्केल इतनी थी, श्रिंक करने के बाद ये स्केल भी छोटी हो जाएगी, है ना। तो पहले जो इतना पार्ट था वो दिखा रहा था 230 किलोमीटर को, अब इतना पार्ट 230 किलोमीटर को दिखा रहा होगा। तो एक्चुअल में वो एरर जो है वो आएगी ही नहीं। ये क्लियर हुआ आपको? तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि विच टाइप ऑफ स्केल इज बेस्ट, कौन सी स्केल सबसे बेस्ट होती है, आपकी इंजीनियरिंग स्केल, ग्राफिकल स्केल, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो आपकी सबसे अच्छी स्केल होती है ग्राफिकल स्केल, क्योंकि वो श्रिंकेज को भी अकाउंट में लेती है। अगर मान लीजिए श्रिंकेज भी हो जाता है तो स्केल भी श्रिंक कर जाती है, स्केल भी श्रिंक कर जाती है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने ये वाली स्केल ना यूज करके ग्राफिकल स्केल यूज करी होती, ये स्केल ना यूज करके हमने ग्राफिकल स्केल यूज की होती, मैंने यहाँ पे बनाया होता ऐसे, इतना पार्ट आपका 100 मीटर को दिखा रहा है, इतना पार्ट भी आपका 100 मीटर को दिखा रहा है। तो जब ये यहाँ पर श्रिंक होती, अगर ये यहाँ पर श्रिंक होती तो ये जो स्केल है ये भी श्रिंक हो गई होती, ये भी छोटी हो गई। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी अब मुझे यहाँ पे 1300 मीटर का ग्राउंड का पैरामीटर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कितना दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे भी मुझे कितना दिख रहा है, 13 सेंटीमीटर का ही इसका दिख रहा है, जिसको मैं अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो वो भी कितना हो जाएगा, 1300 मीटर का। तो यहाँ पे कोई एरर आई नहीं, भले ही आपकी श्रिंकेज भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि मेरी यहाँ पे स्केल भी जो है वो श्रिंक कर गई। ठीक है, बिना श्रिंक वाली स्केल में मेरा इतना पार्ट 100 मीटर को दिखा रहा था, अगर स्केल श्रिंक हुई, मतलब मैप श्रिंक हुआ, तो वो स्केल भी श्रिंक हो गई, अब छोटा वाला पार्ट मेरा 100 मीटर को दिखा रहा होगा, तो कोई एरर ही नहीं आएगी। ये क्लियर है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली यहीं से आपका क्वेश्चन ही बनता है कि विच टाइप ऑफ स्केल इज मोस्ट प्रेफरेबल। तो इसीलिए हम ग्राफिकल स्केल, जो भी आप मैप बनाते हो उसमें हम क्या यूज करते हैं, हमेशा ग्राफिकल स्केल को यूज करते हैं। तो यहां पर हमने 3 बेसिक स्केल्स के बारे में बात कर ली जो हम एक्चुअल में मैप्स में यूज करते हैं। अब इसके बाद 2 स्केल्स के बारे में हम और बात करेंगे जो आपकी हम यूज तो नहीं करते पर उनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ग्राफिकल स्केल क्लियर है कि किस तरीके से ग्राफिकल स्केल में एरर ड्यू टू श्रिंकेज जो होती है वो ऑमिट हो जाती है, यानी श्रिंकेज की वजह से अगर कोई भी एरर आ रही है तो स्केल उसको खा जाती है, कंपनसेट कर देती है और हमारे जो वैल्यूज है उनको गलत होने नहीं देती। चलिए, अब एक एक तो ये हो गया कि हमने ग्राफिकल स्केल यूज करेंगे तो हमारा जो श्रिंकेज का पॉइंट है, श्रिंकेज का चांसेस हैं, उसकी वजह से जो एरर आने के चांसेस है वो तो पहले से अलग हो गए। लेकिन हो सकता है कि आपने ग्राफिकल स्केल यूज ना की हो, आपने नॉर्मल आरएफ स्केल यूज कर लिया या आपने इंजीनियरिंग स्केल यूज कर लिया। तो उस कंडीशन में अब गलती अगर हो गई है तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि आपको ग्राफिकल स्केल यूज करनी थी, अब हम उस गलती को नहीं सुधारेंगे। गलती तो हमें सुधारनी पड़ेगी। 1950 का कोई मैप था, उसमें उन्होंने ग्राफिकल स्केल को ना यूज करके इंजीनियरिंग स्केल या आरएफ को यूज कर लिया। गलती हो गई हमसे, हमने आरएफ को यूज कर लिया और मैप श्रिंक कर गया। अब हम 2023 में आए तो हम तो ये नहीं बोल सकते ना कि आपको ग्राफिकल स्केल यूज करनी थी, अब हम उस एरर को नहीं, हम तो इंजीनियर है तो हमें तो उस गलती का सोल्यूशन बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं श्रंक स्केल। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, श्रंक स्केल निकालते हैं। अगर हमें श्रंक स्केल के बारे में पता चल जाता है तो उतने ही वैल्यू से हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये पता कि जो आपका
वो 50% क्या हो गया है, श्रंक हो गया है, 50% श्रंक हो गया है। तो फिर से आप यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज को कैलकुलेट की, मान लीजिए आपने वैल्यू कैलकुलेट की, आपकी वैल्यू आई 10, तो इस वैल्यू को अगर आप 50% से इंक्रीज कर दोगे, 50% से अगर आप इसको इंक्रीज कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो श्रंक स्केल का यही मतलब होता है कि अगर कोई गलती हो गई है, हमारी स्केल श्रंक हो गई है, तो हम श्रंक स्केल कैलकुलेट करते हैं और जो भी हमारी श्रंक स्केल आती है उसके बिहाफ में फिर हम वैल्यूज को इंक्रीज कर देते हैं और हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमको मिल जाती है। तो इसका मतलब ये जो आपको मैंने परसेंट बताया, इसी को हम बोलते हैं श्रंक फैक्टर। तो अगर मुझे श्रंक स्केल निकालनी है, देखिए यहाँ पे दो चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो मैं श्रंक स्केल निकाल सकता हूँ या तो मैं ओरिजिनल स्केल निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिनल स्केल पता होगी कि ओरिजिनल स्केल मेरी 1/100 है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर है, ये मेरी ओरिजिनल स्केल थी। अब मुझे श्रंक स्केल निकालनी है, तो श्रंक स्केल में हो सकता है कि अब यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर हो गया हो। तो ये श्रंक स्केल को मुझे कैलकुलेट करते हैं तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ कि पूरी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ श्रंक फैक्टर से। अगर पूरी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ओरिजिनल स्केल को, यहाँ पे अगर मैं इसको श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है, श्रंक स्केल। तो श्रंक स्केल का फॉर्मूला क्या हो गया, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर का मतलब होता है कि कितने परसेंटेज से आपकी जो स्केल है वो श्रंक हो गई है, यानी आपकी स्केल में कम आ गई है। कि आरएफ जैसे आप बोल रहे हैं कि ग्राफिकल स्केल में नहीं लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए ये आपकी ग्राफिकल स्केल है, आरएफ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे आरएफ नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। आरएफ का मतलब होता है कि आप दिखाओगे कि 1 पार्ट जो है वो 100 पार्ट में, ऐसे आप रेशियो में बता रहे हो, उसको हम आरएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आपका आरएफ नहीं लिखा हुआ है, ये आपकी ग्राफिकल स्केल है। एक ही स्केल आप यूज करोगे, या तो आप ग्राफिकल स्केल यूज करोगे, या तो आप इंजीनियरिंग स्केल यूज करोगे, या तो आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यूज करोगे, तीनों में से आप एक ही यूज करोगे, है ना, ऐसा नहीं कि तीनों हम यूज करेंगे। ठीक, तो श्रंक स्केल क्या होता है कि श्रंक स्केल का मतलब होता है कि जो भी अगर स्केल श्रंक कर गई है तो उसकी स्केल कितनी श्रंक हुई है ना, उसकी स्केल कितने परसेंट से श्रंक हो गई है, तो यही आपका होता है श्रंक स्केल। तो कैसे निकालते हैं हम, ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं श्रंक फैक्टर को। अब श्रंक फैक्टर क्या होता है, श्रंक फैक्टर होता है आपका श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। जो आपकी श्रंक स्केल है, मान लीजिए श्रंक स्केल आपकी 1/, ठीक है, यहीं से हमने इसको, ये जैसे इसको आप ऐसे देखिए, आपका जो श्रंक फैक्टर है, आपका जो श्रंक स्केल है वो क्या हो गया, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। अब बेसिकली क्वेश्चन में क्या हो सकता है, कोई भी दो चीजें आपकी अननोन हो सकती हैं, दो चीजें नोन हो सकती हैं और कोई भी एक चीज आपकी अननोन हो सकती है, तो वो आपसे निकालने को बोल सकता है। तो अगर आप इसको श्रंक फैक्टर के रिस्पेक्ट में ले जाओगे इस फॉर्मूले को, तो क्या होगा, श्रंक फैक्टर इक्वल्स टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमको श्रंक स्केल दे देता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में श्रंक स्केल दी है कितनी, 1/100, और आपको ओरिजिनल स्केल दी है 1/200। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, श्रंक फैक्टर। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, कई कई बार आपको श्रंक लेंथ और ओरिजिनल लेंथ भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए श्रंक लेंथ कितनी है, श्रंक लेंथ मान लीजिए 8 मीटर है, और जो ओरिजिनल में वो लेंथ थी बिना श्रंक श्रंक होने के पहले मैप में जो वो लेंथ थी मान लीजिए वो 10 मीटर थी। तो इन दोनों को भी अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, श्रंक फैक्टर मिल जाएगा, जिसको आप श्रंक रेशियो भी बोलते हो। ठीक है, तो आपका ये जो 8/10 है, ये भी किसको बता रहा होगा, श्रंक फैक्टर या श्रंक रेशियो को बता रहा होगा। क्लियर, तो श्रंक स्केल क्लियर है। श्रंक स्केल का बेसिकली यही मतलब है कि अगर कोई स्केल श्रंक हो गई है तो उसको हम वापस ओरिजिनल स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर जो डेटा है उसको हम आज के टाइम पे कैसे फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं। कई कई बार आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, मेजर डिस्टेंस अपॉन श्रंक फैक्टर। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ओरिजिनल डिस्टेंस निकालना है आपको, यह है आपका, जैसे इसी यही फॉर्मूला है आपका, स्केल की जगह हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस कर दिया है। तो श्रंक डिस्टेंस इक्वल्स टू ओरिजिनल डिस्टेंस। तो एक्चुअल में जो अभी आप मेजर कर रहे हो, जैसे 1950 का मैप है, आज वो श्रंक हो चुका है, तो आज जो आप मेजर करोगे वो आपका ओरिजिनल होगा, क्योंकि आज के हिसाब से आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, और पहले के टाइम पे 1950 के हिसाब से जो रहा होगा वो हमारा ओरिजिनल हो गया, वो हमारा ओरिजिनल हो गया। ठीक है,
तो जैसे अगर मान लीजिए आपको क्या निकालना है यहाँ से, ऑरिजिनल स्केल निकालना है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, श्रंक स्केल अपॉन श्रंक फैक्टर से आप ऑरिजिनल स्केल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है ऑरिजिनल मैप डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जो आपका मेजर डिस्टेंस है उसको आप डिवाइड कर दो श्रंक फैक्टर से। इसको ऐसे समझिए कि आज आपने दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर किया, वो कितना आया, वो कितना आया आपका 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, और एक्चुअल में वो कितना रहा होगा वो हमको पता करना है। पर हमको पता है कि मैप जो है वो 50% से क्या हो गया है, 50% से मैप जो है आपका वो श्रंक हो गया है। तो आपको 5 को आप डिवाइड करोगे 0.5 से, तो कितना हो जाएगा ये 10। तो आपको जो ओरिजिनल में मैप था 10 पर 10 वही आपको मिल गया। तो अगर आपको क्या करना है, ओरिजिनल मैप डिस्टेंस निकालना है, तो जो आपका अभी श्रंक डिस्टेंस है उसको आप डिवाइड कर दो किससे, श्रंक फैक्टर से, तो आपको ओरिजिनल डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए श्रंक फैक्टर क्या होता है आपका, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो जो भी आपको श्रंक स्केल दी है उसको ऊपर रखेंगे आप, और जो आपको ओरिजिनल स्केल दिया है उसको आप डिवाइड में रखेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, तो आप ऐसे समझिए कि कोई आपका मैप है, ठीक, प्रीवियस पहले का, उसके बाद इसमें श्रंक हो गया, तो ये मैप जो है वो छोटा हो गया। ठीक, अब ये जो मैप जितने परसेंट से छोटा हुआ है ना, कितने परसेंट वो श्रंक हुआ है, उसी को हम बोलते हैं श्रंक फैक्टर। हो सकता है ये 50% श्रंक हो गया हो। ठीक, तो अगर आपको ओरिजिनल स्केल निकालनी है, तो जो श्रंक स्केल है, सॉरी, अगर आपको श्रंक स्केल निकालनी है, तो जो आपकी ओरिजिनल स्केल है, यहाँ पे आपकी ओरिजिनल स्केल होगी और यहाँ पे आपकी श्रंक स्केल होगी। तो ओरिजिनल स्केल को अगर आप श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि आपका जो भी जितने परसेंट से मैप श्रिंक हुआ उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको श्रंक स्केल मिल जाएगी। सिंपल है। हाँ, वो आप सही बोल रहे हो। वैल्यू जो होगी आपकी, देखिए जो श्रंक स्केल होगी वो छोटी होगी, ओरिजिनल स्केल आपकी बड़ी होगी, मतलब जो वैल्यू है वो आप उल्टी ले सकते हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, है ना। हो सकता है कि एक्सपांड कर गया हो मैप, है ना, तो उस स्केल में वो सही हो जाएगा, लेकिन अगर श्रंक किया है तो इसकी स्केल जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो कई बार आपको श्रंक फैक्टर निकालने को क्वेश्चन में बोला जाता है, तो श्रंक फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हो। श्रंक फैक्टर के लिए आपके सबसे पहला फॉर्मूला होता है, एक तो होता है आपका श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको श्रंक लेंथ गिवन है और ओरिजिनल लेंथ गिवन है, उनको आप डिवाइड करेंगे तो आपका श्रंक फैक्टर आ जाएगा। ठीक, या तो फिर आपको श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल, या श्रंक स्केल ओरिजिनल स्केल दिया तो आपका श्रंक फैक्टर जाएगा, और इस श्रंक फैक्टर को जब आप ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको श्रंक स्केल मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो श्रंक स्केल का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्केल कितने परसेंट से श्रंक हो गई है, वही होती है आपकी श्रंक स्केल। तो जितने परसेंट से आपकी स्केल श्रंक होगी उसको आप अगर ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको श्रंक स्केल मिल जाएगी। तो जिस परसेंट से वो श्रिंक होती है उसको हम बोलते हैं श्रंक फैक्टर, और ओरिजिनल स्केल को जब हम श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाती है श्रंक स्केल। बस यही इसका सार है, जैसे कि हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो श्रंक स्केल क्या होता है आपका, ओरिजिनल स्केल इनटू श्रंक फैक्टर। जैसे मान लीजिए जो ओरिजिनल में स्केल थी 10 सेंटीमीटर की, वो हो गई अगर 5 सेंटीमीटर की, तो यानी कि 50% से क्या हो गई, वो श्रंक हो गई। तो 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या मिल गई, श्रंक स्केल मिल गई। ठीक है, देन इसके बाद आती है आपकी वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा होगा।
कि किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप वर्नियर स्केल का यूज करते हो। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये ऐसी हमारी वर्नियर स्केल होती है, यहाँ पे आपके दो क्लैंप होते हैं, इन क्लैंप के बीच में जो भी आपकी चीज होती है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है उसको आप फंसाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो स्केल होती हैं, एक होती है मेन स्केल और एक ये होती है आपकी वर्नियर स्केल। ठीक है, ये हो गई आपकी मेन स्केल, ये हो गई आपकी वर्नियर स्केल। तो एक होती है आपकी मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, जिसमें आपको ये मेन स्केल में आपको रीडिंग आ जाती है कि मेन स्केल में वो पॉइंट कितना है ना। जैसे मान लीजिए इसको हम देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है आपका 9, तो ये आपकी मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब 9 के बाद का जो पॉइंट है वो हमको मिलता है किससे, वर्नियर स्केल से, है ना। जब आपको काफी छोटी वैल्यू, छोटे चीजों को मेजर करना होता है जिनकी जो डायमेंशन है वो काफी कम है, तो उसको आप मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक, तो वर्नियर स्केल में दो पार्ट होते हैं आपकी, एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल में जो आपको मेन वैल्यू है वो मिल जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई चीज है 8.54 की, तो ये जो आपको 8.5 है ये मेन स्केल से मिल जाएगा, पर ये आपका जो 0.04 आपने निकाला ये आपको मिलेगा वर्नियर स्केल से। तो ये जो इसके बाद वाली जो वैल्यू है ये आप पता लगाते हो किससे, वर्नियर स्केल से। ठीक है, बेसिकली आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए हम इस स्केल को यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक आप प्लेन स्केल भी यूज करते हो, है ना, जो आप नॉर्मल की नटराज की स्केल यूज करते हो तो हम प्लेन स्केल बोलते हैं। पर अगर कोई बहुत छोटी चीज है तो उसको आप प्लेन स्केल से मेजर नहीं करते, तब हम उस केस में यूज करते हैं आपकी वर्नियर स्केल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया और सबसे पहले आपने ली मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद आप देखते हो कि कौन सी दो लाइन आपस में क्या कर रही हैं, इंटर एक लाइन पे आ रही है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये आ रही है, तो पहला जीरो तो नहीं, जीरो भी हो सकता है, कोई भी दो लाइन, जो भी आपकी पहली दो लाइन एक लाइन पे आ रही हैं वो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाती है। तो वर्नियर स्केल क्या होता है, रीडिंग कैसे लेते हैं आपकी, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट। आपकी जो मेन स्केल की रीडिंग है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, जो भी आपके नंबर ऑफ डिविजन यहाँ पर आपस में एक लाइन में आ गए। तो मान लीजिए यहाँ पे चौथे नंबर की लाइन जो थी, है ना, हम अज्यूम कर लेते हैं चौथे नंबर की लाइन इस स्केल की और इस स्केल की एक लाइन पे आ गई, तो वो हो जाएगा आपका 4। और इसका जो भी लीस्ट काउंट होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस 0.05 इसका लीस्ट काउंट, 0.01 इसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर का। तो ये कितना हो गया आपका 0.04। यहां पे कितना आ रहा था आपका, मान लीजिए 9, तो टोटल आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.04, 9.04 mm। इस तरीके से आप वर्नियर स्केल को यूज करते हो, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये तो क्लियर है कि वर्नियर स्केल कैसे मेजर करते हैं। तो वर्नियर स्केल में दो स्केल होती हैं, एक होती है मेन स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल। जो बड़ी वाली स्केल होती है उसको हम मेन स्केल बोलते हैं, ये जो छोटी वाली स्केल होती है इसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल में जो रीडिंग आ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखी, जो मेन स्केल में रीडिंग आ रही है, प्लस उसमें हम क्या करते हैं, जो भी दो वर्नियर स्केल में दो लाइन आपस में एक लाइन पे आ रही है, वो उस नंबर को हम देखेंगे, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारी वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट है, और उसको हम ऐड कर देते हैं हमारी मेन स्केल में। ठीक है, तो हमको टोटल जो डायमेंशन है वो देखने को मिल जाती है। क्लियर है। ठीक है, लीस्ट काउंट तो डिपेंड करता है आपके वर्नियर पे। ठीक है, अगर हो सकता है 0.02 भी हो, 0.01 भी हो, वो तो मैन्युफैक्चरिंग है, कैसी भी हो सकती है। लीस्ट काउंट आपको जो भी डिवाइस आपके होते हैं सबका लीस्ट काउंट अलग अलग हो सकता है, तो वो आपको मेंशन होता है। 0.01 भी हो सकता है लीस्ट काउंट, 0.02 भी हो सकता है, 0.05 भी हो सकता है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, देखिए लीस्ट काउंट आपको मेंशन होता है, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट आपको बताया जाएगा, है ना। कुछ कुछ केसेस में स्टैंडर्ड रहते हैं, कभी कभी स्टैंडर्ड नहीं भी रहते हैं, तो लीस्ट काउंट तो हमेशा आपको बताया जाएगा ही। तो जो भी आपका लीस्ट काउंट है, ठीक है, हमारा यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि लीस्ट काउंट क्या है ये पता करना, हमारा मकसद ये है कि किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। जो भी आपका लीस्ट काउंट है, चाहे वो 0.01 हो, चाहे वो 0.02 हो, उसको आपको क्या करना है, जो भी आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसके साथ उस लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, सिंपल। अब ये जो आपके वर्नियर स्केल होते हैं ये तीन तरीके के पढ़ते हैं हम। पहला होता है आपका डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा होता है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर, और तीसरा आपका होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो ये आपके तीन तरीके के वर्नियर होते हैं।
टोटल आपके 3 तरीके के वर्नियर होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा होता है आपका एक्सटेंडेड वर्नियर और तीसरा आपका होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट वर्नियर के बारे में। ठीक, तो डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है? डायरेक्ट वर्नियर जो अभी हम नॉर्मल देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मेन स्केल होती है उसमें जो नंबर ऑफ डिविजन होते हैं, जैसे यहाँ पे आप मेन स्केल देख रहे होंगे, ये जो मेन स्केल है ये आपको नंबर ऑफ डिवीजन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, ये आपको नंबर ऑफ डिवीजन दिख रहे होंगे। और ये आपको वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन दिख रहे होंगे, है ना, ये जो नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन वर्नियर स्केल दिख रहे होंगे। तो जो मेन स्केल का डिवीजन होता है वो हमेशा वर्नियर स्केल के डिवीजन से कम होते हैं। तो अगर मान लीजिए वर्नियर स्केल में जो डिवीजन है वो n है, तो मेन स्केल में डिवीजन कितने होंगे? n-1 होंगे। ठीक है, तो मेन स्केल में अगर मान लीजिए n है तो वर्नियर स्केल में कितना होगा? आपका n-1 होगा, पहला पॉइंट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी जैसे आपकी जो मेन स्केल है वो अगर इस पॉइंट पे मेन स्केल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी वर्नियर स्केल भी उसी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, तो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल बोथ मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इन द केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर। ठीक, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें लीस्ट काउंट क्या होगा आपके वर्नियर का? तो जो भी आपका लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का डिवाइड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। तो इस तरीके से आप लीस्ट काउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद का हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, वरना आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए आपको वो हो जाएगा। इसके नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस और जो आपके टाइप्स ऑफ जो आपके ये बच रहे हैं 2-3 वो हम और अच्छे से डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने इस सेशन में कवर की, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप फिर उसके बाद लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने शुरू किया था हमारा इस सेशन में क्लासिफिकेशन ऑन इंस्ट्रूमेंट। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा चेन सर्विंग, जिसमें हम चेन और टेप को यूज करते हैं सर्वे को करने के लिए। जो भी लेंथ है उनको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेप और चेन, कोई भी एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं। अगर हम बात करें कंपास सर्विंग के बारे में, तो कंपास सर्विंग में आपका क्या होता है कि आप जो एंगल्स होते हैं उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, और जो लेंथ होता है वो टेप और चेन। लेवलिंग में आप हाइट को कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ लेवल्स। थियोडोलाइट में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करते हो। जी, इसके बाद की जो हम क्लास करेंगे उसमें इस वाले सेशन मतलब पहली यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम कर लेंगे। एक बार आप चीज़ों को रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं उसके हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, टैकोमीटर में क्या होता है कि आप एंगल्स और डिस्टेंसेस दोनों को मेजर कर सकते हो। ठीक है, देन हमारा प्लेन टेबल जिसमें आप रीडिंग, शिफ्टिंग, साइटिंग, प्लॉटिंग सब साथ में कर सकते हो। फोटोकेमेट्री जिसमें आप फोटोग्राफ्स की मदद से सर्वे को परफॉर्म करते हो। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पूरे से कम की तरफ आना है ताकि हमारे एरर जो है उसको हम लिमिट कर पाए। और थर्ड पॉइंट को जब भी हम डिराइव कर रहे हैं तो टू नोन पॉइंट्स हमको डिराइव करना है ताकि हम चांसेस ऑफ एरर को कम कर पाए। फिर हमने बात किया प्रिसीजन, यानी कि हमारी अगर वैल्यूज एक दूसरे के पास पास हैं दैट मीन्स हमारी प्रिसीजन ज्यादा है। अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो रियल वैल्यू के वैल्यू कितना पास है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। देन हमने बात की एरर के बारे में। एरर का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और करेक्शन का मतलब होता है आपका एरर का उल्टा, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम स्केल सेलेक्ट करते हैं ताकि कोई छोटी अगर एरर हमारी हो भी जाए तो हमारे मैप में ना आए। वो डिपेंड करता है हमारी फील्ड कंडीशंस पे। और जो मिनिमम पॉइंट हम हमारे मैप पे दिखा सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 0.25 mm या फिर 0.025 ऑफ सेंटीमीटर। देन हमने बात की स्केल के बारे में। स्केल का मतलब होता है मैप पे वो डिस्टेंस कितना है और ग्राउंड पे वो डिस्टेंस कितना है। टोटल 5 तरीके की स्केल्स हम यूज करते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका आरएफ स्केल, दूसरा होता है आपका इंजीनियरिंग स्केल, तीसरा होता है आपका ग्राफिकल स्केल, चौथी होती है आपकी वर्नियर श्रंक स्केल, और पांचवी होती है आपकी वर्नियर स्केल। इसके अलावा आप एक डायगोनल स्केल भी यूज करते हो और एक प्लेन स्केल भी यूज करते हो। प्लेन स्केल जो हम यूज करते हैं जैसे कि जो आपकी नॉर्मल नटराज की स्केल हो गई वो प्लेन स्केल हो गई। एक डायगोनल स्केल होती है जिसमें आप एक साथ 3 वैल्यूज को बता सकते हो, जैसे कि mm, सेंटीमीटर और मीटर। तो ऐसी स्केल जिसमें आप एक साथ 3 वैल्यूज को बता सकते हो उसको हम बोलते हैं डायगोनल स्केल। पहले हमने बात की आपके किसके रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें आप रेशियोज में चीजों को दिखाते हो, 1/100, 1/1000, तो उसको हम बोलते हैं आरएफ। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग स्केल के बारे में तो इसमें आप क्या दिखाते हो, लिख के बताते हो, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। ग्राफिकल स्केल में आप एक ग्राफ बता देते हो कि इतना पार्ट 10 सेंटीमीटर के बराबर है या 10 मीटर के बराबर है, तो उसमें आप ग्राफ के फॉर्म में बताते हो। ये बेस्ट होती है क्योंकि श्रिंकेज के बाद भी आपकी एरर जो है वो खराब नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने बात की आपके श्रंक स्केल के बारे में। स्केल बताती है कोई भी
स्केल कितने परसेंट से आपकी श्रंक कर गई है। तो इस श्रंक स्केल की मदद से आप ऑर्डिनल स्केल तक पहुंच सकते हो, या ऑर्डिनल स्केल की मदद से आप श्रंक स्केल तक पहुंच सकते हो। तो जो भी हमारा अननोन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके वर्नियर स्केल के बारे में। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप रुक सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो आप सेशन को लीव कर सकते हैं। देखिए, हर सेशन के बाद हम एमसीक्यू करेंगे। जो भी आपके मतलब हर तो जो आपके यूनिट है उसके बाद हम उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज करेंगे। मैं आपको एडिशनल एमसीक्यूज भी दे दूंगा पीडीएफ, तो आप अपने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। विद सॉल्यूशन में आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी टेस्ट आपको मिलेंगे ही। तो आप क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको जितने क्वेश्चन चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चंस आप देखेंगे कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन भी आप करते हो तो वही सेम सेम कॉन्सेप्ट ही रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपके लिमिटेड है, ठीक है। क्वेश्चंस बन सकते हैं पर एक लिमिटेड सेट्स ऑफ ही क्वेश्चन बन सकते हैं ना। आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जितने भी आप क्वेश्चन चाहते हैं, अगर आपको कम लग रहे हैं आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको और एडिशनल क्वेश्चन दे दूंगा। अभी वैसे हम ऐड करेंगे, अगर उसके बाद भी आपको लगता है तो हम और आपको क्वेश्चन दे देंगे। ये क्वेश्चंस आप टेंशन मत लीजिए। आप एक सब्जेक्ट मतलब जैसे अगर एक हमारा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, जैसे एफएम हो गया या सर्वे हो गया, तो मिनिमम 400 से 500 क्वेश्चन आपको कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो उतने मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। 400-500 क्वेश्चन सफिशिएंट है एक टॉपिक के, एक सब्जेक्ट के लिए। पर अगर आपको और चाहिए तो आप बताइएगा, हम और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, और जो थोड़ी सी आपकी स्केल बची है वर्नियर स्केल में, जो आपकी एक्सटेंडेड और रेट्रोग्रेड वर्नियर बची है, और थोड़ा सा डायरेक्ट जो वर्नियर बचा है उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।